नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना है 5 जून से। उसके लिए हम लोग हर दिन मैथ का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, दो संख्याओं का मस मतलब एचसीएफ और दो तथा एलसीएम कितना है 210 है। दो संख्याओं का एचसीएफ है 35 और एलसीएम 210 है। यदि उनमें एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछी गई है। जब आपको एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो यहां से आप समझिए कि होता यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल उस दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अब दो संख्या में एक संख्या आपको दिया हुआ है 105, दूसरी संख्या निकालनी है आपको। एलसीएम दिया हुआ है 210, एचसीएफ दिया हुआ है 35। तो यहां से अगर दूसरी संख्या निकालिएगा तो 105 को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 210 गुना 35 और बटे कितना हो जाएगा 105। 35 से काटिएगा, 35 दिया 105, 3 से काटिएगा 70 बार में कटा, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 70। तो याद रखिएगा इस चीज को कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इन सबको गुना करना है और गुना करने के बाद आपको जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर 10 के पावर में दिया हुआ है। तो देखिए गुना करने के लिए अभी दशमलव को भूल जाइए, बस देखिए क्या है। तो सब जगह 3 दिख रहा है, तो 3 गुना 3 9, 9 तिया 27 तिया 81, तो गुना कीजिएगा 81 तो आएगा ही। अब दशमलव कितने अंक के बाद होगा, तो देखिए दशमलव के लिए 3 अंक यहाँ है, 3 2 5 1 6। अब 3.0 का मतलब क्या होता है, 3.0 का मतलब 3 ही होता है। तो यहाँ आप दशमलव काउंट मत कीजिए। तो यहाँ 3 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक, 3 2 5 हो गया, 1 6 अंक, तो टोटल 6 अंक के बाद दशमलव आएगा। टोटल 6 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक आपके पास पहले से है, 4 अंक नहीं है तो 4 0 आप ले लीजिए और यहाँ दशमलव लगा दीजिए। दशमलव हम लोग काउंट इस तरफ से करते हैं, तो टोटल 6 अंक के बाद दशमलव आ गया। अगर मान लीजिए कि इस दशमलव को हटाना हो तो नीचे में कितना आ जाएगा, 1 के आगे 6 0, और 1 के आगे अगर 6 0 है तो इसको अगर 10 के पावर में हम लिखे तो कितना लिखेंगे। अब ऊपर से दशमलव हटा दिए तो ऊपर में 0 0 81, तो 0 0 81 कितना भी जीरो रहे किसी संख्या के पीछे तो संख्या का मान नहीं बदलता है, तो इसका वैल्यू 81 ही रहेगा। और इसको अगर 10 के पावर फॉर्म में लिखिएगा तो आगे में 6 0 है, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 6, और इस 10 के पावर 6 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो अगर यहाँ पावर प्लस में है, पावर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव रहता तो ऊपर जाता तो पॉजिटिव, चिन्ह बदल जाता है। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा -6, तो 81 गुना 10 पे पावर क्या हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, तो पिता की आयु ज्ञात करें। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु दे दिया है 60 वर्ष, तो हम मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु एफ से फादर होता है, तो एफ मान लिए पिता की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु सन एस से लिख लिए। आप एक्स वाई ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, एफ और एस इसीलिए माने कि एफ से फादर एस से सन। तो पिता की वर्तमान आयु को एफ वर्ष मान लिए और पुत्र की वर्तमान आयु को एस वर्ष, और इन दोनों का योग कितना दिया हुआ 60 वर्ष। अब बोला 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। 6 वर्ष पहले अगर आप पिता की आयु को देखें तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु होगी कितनी, तो अभी जितनी आयु है उससे 6 वर्ष कम होगी। 6 वर्ष अगर पीछे आप जाइएगा, अगर आज आप मान लेते हैं 25 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पीछे अगर आप जाइएगा, 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, तो 25 में से 5 घटाइएगा 20 वर्ष के थे। तो 6 वर्ष पहले अगर जाना है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु को एफ वर्ष माने हैं तो एफ -6 हो जाएगा, और ये कितने के बराबर होगा, पुत्र की आयु से दोगुनी, तो ये क्या होगा 2s। अब यहाँ देखिए कि थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है
कि सवाल में तो दिया है कि पिता की आयु दुगुनी थी, लेकिन 2 से गुना हो गया है पुत्र की आयु में। ऐसा कैसे हुआ, समझिए इस बात को। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है और एक व्यक्ति के पास 20 रुपए है। अब हमें दोनों के पैसों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अब ये बताइए कि आप 2 का गुना कहाँ कीजिएगा, 10 में कीजिएगा या 20 में कीजिएगा। अगर अभी आप देखें तो आप बोलिएगा, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है और ये बी है, आप बोलिएगा कि बी के पास ए से 2 गुना है, बी के पास ए से 2 गुना है। लेकिन अगर दोनों के पैसों को बराबर करना है तो हमें ए में 2 से गुना करना होगा, तब ना इसके पास भी 20 होगा और इसके पास भी 20, तब बराबर होगा। तो जब बराबर करना होता है ना, तो जो कम वाला है उसमें हम गुना करते हैं, ठीक है। तो पिता जो है, पिता तो पुत्र से अधिक ही होगा ना उम्र। 6 वर्ष पहले तो पिता की आयु अगर 2 गुनी है और पिता और पुत्र की आयु को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए अगर पिता 2 गुना है तो बराबर करने के लिए पुत्र में किससे गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिए कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो 2 गुनी कर दिए। तो यहां से अगर हम 2s को इस तरफ ले आए तो f माइनस 2s हो जाएगा और बराबर 6 को इस तरफ ले जाए बराबर के, तो 6 हो गया। अब देखिए 2 इक्वेशन आपका हो गया, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अगर हम पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को आपस में घटा दे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल के प्लस और यहाँ भी माइनस। तो f से माइनस s कैंसिल, s प्लस 2s कितना होगा 3s बराबर 60 में से 6 गया कितना होगा 54। तो 3s बराबर 54। तो s बराबर क्या हो जाएगा 54/3 और 54/3 की जगह कितना होगा 18 वर्ष। s आप क्या माने थे, s माने थे पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 18 वर्ष। अगर पुत्र की वर्तमान आयु 18 वर्ष है तो पिता की आयु निकालनी है। तो हम पहला इक्वेशन में अगर पुत्र का वैल्यू पुट कर दे, फादर प्लस s है, s का वैल्यू कितना 18, तो फादर प्लस 18 बराबर कितना 60। तो यहाँ से फादर यानी पिता की जो वर्तमान आयु f माने थे, f का वैल्यू कितना आएगा 60 माइनस 18, 60 में से 18 घटाएगा कितना होगा 42 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। अब देखिए पिता की आयु पूछा गया, वर्तमान यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो पिता का केवल आयु अगर पूछा है तो हम मान के चलेंगे कि वो वर्तमान आयु ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी 42 वर्ष। अगर आपसे ये पूछता कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो आप 42 में से क्या कर देते, घटा लेते 6, 42 में से 6 घटाते 36 वर्ष हो जाता पिता की आयु 6 वर्ष पूर्व। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास 165 रुपए की धनराशि है जिसमें 5 रुपए 10 रुपए एवं 20 रुपए के नोट क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। 20 रुपए के नोट का मूल्य क्या है। देखिए व्यक्ति के पास 3 प्रकार के नोट है, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का और एक 20 रुपए का, और उनका नोट की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। नोट की संख्या का अनुपात कितना 3:2:1 और टोटल मिला के उसके पास कुल कितना धनराशि है 165 रुपए। यानी सारे नोट को हम अगर जोड़ दे तो उनके पास 165 रुपए है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको सवाल में जो डाटा दिया हुआ है 165 रुपए, ये मूल्य दिया हुआ है। मूल्य मतलब तीनों नोट को आपस में अगर हम जोड़ दे तो टोटल कितना वैल्यू होगा, वैल्यू होगा 165, उसी को मूल्य बोलते हैं। और तीनों नोट का जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात संख्या का दिया हुआ है। तो नोट है आपके पास 5 रुपए वाला, फिर 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाला, और आपको अनुपात दिया हुआ है संख्या का। तो संख्या का अनुपात है 3:2:1। देखिए जब संख्या का अनुपात दिया रहे और जो डाटा यहाँ दिया हुआ वो मूल्य का दिया है, तो हम क्या करेंगे, संख्या से मूल्य का अनुपात निकालेंगे। संख्या से किसका अनुपात, मूल्य का। संख्या से मूल्य का अगर अनुपात अगर आप निकालिएगा तो 5 रुपए वाला अगर 3 नोट आपके पास है तो मूल्य कितना होगा 15 रुपए होगा। 10 रुपए वाला 2 नोट है तो मूल्य कितना होगा 20 रुपए, और 20 रुपए वाला 1 नोट है तो मूल्य कितना होगा 20 रुपए। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास टोटल कितना हो रहा है 20 20 40 प्लस 15 कितना 55। तो आप बोलिएगा 55 यूनिट हमारा कितना है टोटल वैल्यू है तीनों प्रकार के नोट को जोड़ने के बाद। और सवाल में टोटल वैल्यू दिया है 165 रुपए, तो 55 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 165 रुपए के बराबर हो गया।
पूछा है 20 रुपए वाले नोट का मूल्य क्या है, तो 20 रुपए वाला नोट का मूल्य देखिए कितना है, 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 165 गुना में 20/55। और यहां से अगर आप कैंसिल कीजिएगा 3 बार में 20 दिया 60, तो 20 रुपए वाले जो नोट है उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो मूल्य है वो कितना होगा, 60 रुपए। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, पहला। अब इसमें आपका जिसका भी पूछा जाता, मान लीजिए 10 रुपए वाला का पूछा जाता, तब भी आप कितना का निकालते, 20 यूनिट का ही वैल्यू निकालते, क्योंकि 10 रुपए वाला का मूल्य कितना है, 20 यूनिट। 10 रुपए वाला नोट का भी मूल्य कितना आता, 60 रुपए ही आता। और 5 रुपए वाला का अगर मूल्य पूछा जाता तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालते, और वहां से सारा का आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ आपसे 20 रुपए वाला का पूछा गया, तो 20 रुपए वाला का मूल्य होगा 60 रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामू को एक परीक्षा, सामू नाम थोड़ा खतरनाक है, चलिए कोई नहीं। सामू को एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि वह 190 अंक प्राप्त करके भी 10 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। अब देखिए पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 40% अंक चाहिए। अब उस बच्चे को अंक कितना आया है, 190 अंक आया है, लेकिन 10 नंबर से फेल हो गया। अगर कोई बच्चा 10 नंबर से फेल हो गया और उसे पास करवाना है तो उसे और कितना नंबर देना होगा। अगर उसको एकदम पास करवाना है तो 10 और नंबर हम दे दे तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 190 नंबर तो लाया और 10 नंबर से फेल हो गया। आप जितने नंबर से फेल होते हैं, आप उस अंक में जितना अंक आया है, जितना अंक प्राप्त हुआ है, उसमें जितने अंक से आप फेल हुए हैं उसको अगर हम जोड़ दे तो ये पास मार्क आ गया। तो पास मार्क कितना है, 200 है। जितने अंक से आप फेल हो रहे हैं उतने अंक को आप प्राप्त अंक में जोड़ दीजिए, तो वहां से क्या हो जाएगा, पास अंक आपको मिल जाएगा। तो यानी 200 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। और सवाल में बोला है 40% अंकों की आवश्यकता होती है पास करने के लिए। तो प्रतिशत में मान कितना दिया हुआ, प्रतिशत में मान दिया हुआ है पासिंग मार्क का 40%, और अंक में वही मान है 200 अंक। तो हम बोल सकते हैं कि 40% का जो मान होगा, 40% का जो वैल्यू होगा वो कितने अंक के बराबर होगा, 200 अंक के बराबर होगा। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, परीक्षा में कुल अंक पूछा गया है। कुल अंक किसी भी परीक्षा का हमेशा कितना होता है, 100%। अगर कुल अंक निकालना है तो आप 100% का वैल्यू निकालिए, 100% का मान निकालिए। तो 100% निकालिएगा तो कितना होगा, 200 गुना में क्या हो जाएगा, 100/40। 40 से काटिएगा, 40 पंचे 200, 5 गुना 100 कितना हो गया, 500। यानी उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 500 अंक थे। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 84 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 11% हुआ होता। तो उस सामान का क्रय मूल्य बताइए। कोई वस्तु है जिसको आप पहले 29% हानि पे बेचे, लेकिन अगर उस वस्तु को 84 रुपए अधिक में बेचते तो आपको 11% का लाभ होता। तो पूछा गया सामान का क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य पूछा गया, हम मान लेते हैं कि सामान का जो क्रय मूल्य है, सीपी कॉस्ट प्राइस, वो 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट मान लेता है, ये मान लिया गया। 100 रुपए मत मानिएगा, 100 यूनिट मानिएगा। अब पहले आप क्या किए हैं, पहले आप किए हैं सामान पे दिए हैं 29% का लॉस। तो 29% का अगर लॉस पे आप बेचे हैं, 100 रुपए के सामान पे 29% की हानि हो गई, तो 100 का 29% 29 ही होगा। यानी 100 यूनिट के वस्तु पे 29 यूनिट का आपको लॉस हो गया। तो बेचे कितना में, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 100 माइनस 29 कीजिएगा तो कितना में बेचे, 71 यूनिट में बेचे। और यहाँ से आप एक बार देख रहे हैं कि 11% के लाभ पे आप बेच रहे हैं, जब 84 रुपया अधिक ले रहे हैं। तो 11% के लाभ पे जब आप इस सामान को बेचिएगा तो 100 का 11% 11, यानी 111 रुपए में, रुपए नहीं 111 यूनिट में बेचिएगा। आप यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको कितना का फायदा हुआ है। तो आप बोलिएगा 71 से आप बेचे हैं 111 यूनिट में। तो यहाँ कितना अधिक बेचे हैं, तो यहाँ बेचे हैं 40 यूनिट अधिक में बेचे हैं ना। यहाँ आप कितना अधिक में बेचे हैं,
29% के हानि से 11% लाभ जाने के लिए कितना अधिक लिए हैं? 40 यूनिट अधिक लिए हैं। और सवाल में बोला है 84 रुपए अधिक में बेचा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 40 रुपए अधिक, 40 यूनिट अधिक में बेचे हैं, सवाल में 84 रुपए दिया हुआ है। तो 40 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 40 यूनिट का वैल्यू हो गया 84 रुपए के बराबर। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि हमें अगर क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकालना है, तो हम सीपी कितना माने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का अगर मान निकाल लिया जाए तो वही हमारा क्रय मूल्य होगा। 100 यूनिट का मान कितना होगा? 84 गुना 100 बटे 40। तो यहां से काट दीजिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 पंचे 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 1 21। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 210 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी तथा सी 15 दिन में और सी तथा ए 20 दिन में पूरा करता है, तो इस कार्य को ए, बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा? अब देखिए ए और बी मिलकर कर रहा 12 दिन में, बी और सी जो समय ले रहा है वो ले रहा है 15 दिन का, और सी और ए जो समय ले रहा है वो ले रहा है 20 दिन का। तो यहां से अगर हम तीनों के समय का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाएगा 60। जो भी टाइम दिया रहे उस टाइम का क्या ले लेना है? एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा उसको क्या मानते हैं? कुल काम। जो एलसीएम हमारा आया उसको हम मान लेंगे कुल काम। तो हम मान लिए कि हमारा कुल काम है 60 यूनिट। अब यहां से कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता का मतलब प्रतिदिन का काम निकालेंगे कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। उसके लिए क्या करते हैं? कुल काम बटे समय। ए और बी का जितना समय है उसमें उसको कुल काम में भाग दे दीजिए। तो अगर हम कुल काम में ए और बी के समय से भाग दे दे तो 60 बटे 12 कितना होगा? 5। 60 बटे 15 4, और 60 बटे 20 कितना हो गया? 3। यानी ए और बी साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। बी और सी साथ मिलकर एक दिन में 4 यूनिट, और सी और ए साथ मिलकर एक दिन में 3 यूनिट। ये एक दिन का काम है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं या एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। आपको बोला गया कि यदि ए, बी और सी मिलकर काम करे, यानी तीनों व्यक्ति अगर साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा, यानी समय पूछा गया है। और समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम बटे कार्य क्षमता अगर आप निकालिएगा तो आपको ए, बी और सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। ए, बी और सी की कार्य क्षमता निकालनी है तो ध्यान दीजिए, ए कितनी बार है? 2 बार, बी कितनी बार? 2 बार, और सी कितनी बार? 2 बार। हर व्यक्ति 2-2 बार यहाँ दिख रहा है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट अगर ए, बी और सी का कार्य क्षमता निकालिएगा तो ए, बी और सी का कार्य क्षमता निकालने के लिए जो भी यहाँ कार्य क्षमता निकला है उन सबको जोड़िए। 5 4 9 3 12 और 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग कर दीजिएगा तो होगा 6 यूनिट काम प्रतिदिन। यानी तीनों अगर साथ मिलकर काम करेगा तो प्रतिदिन कितना काम करेगा? 6 यूनिट। यही तीनों की कार्य क्षमता हो गई। अब तीनों का कार्य क्षमता आपको पता है, कुल काम पता है, समय निकालना है। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 60 है, कार्य क्षमता 6, 60 बटे 6 कीजिएगा कितना होगा? 10 दिन। तो आपका आंसर हो गया 10 दिन। यानी तीनों व्यक्ति अगर साथ मिलकर काम करेगा तो 10 दिन में काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो उसी समय में वह 20 किलोमीटर दूरी अधिक चला होता, तो उसके द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी क्या है? इस बात पे ध्यान दीजिए। उसी समय का मतलब हुआ कि जितना समय वो पहले चल रहा था उतना ही समय बाद में भी चला है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए पहले वो 2 घंटा कहीं चल रहा है, 2 घंटा जा रहा है कहीं भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अब भी 2 घंटा ही चलेगा, लेकिन अब 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि समय क्या है? समय फिक्स है, समय निश्चित है, समय नहीं बदल रहा है। और जब टाइम फिक्स होता है ना, जब समय आपका फिक्स रहे, टाइम निश्चित रहे, तब क्या होता है कि जो आपका चाल का अनुपात है,
चाल पहले है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अनुपात निकाले, 2 से काटे, 2 पंचे 10, 2 सतह 14, तो चाल का अनुपात 5/5:7। तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का भी अनुपात होगा। ये कब होगा? जब आपका टाइम क्या होना चाहिए? टाइम फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। जितना समय आप पहले चल रहे हैं उतना ही समय अभी भी चल रहे हैं, चाल बस बदला है, तो क्या होगा? दूरी का अनुपात भी वही होगा जो चाल का अनुपात होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि पहले व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर चल रहा था, तो अब कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। अब यहाँ किलोमीटर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि रेशियो में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ऐसे बोले कि पहले व्यक्ति अगर 5 यूनिट दूरी तय कर रहा था, तो अब कितना यूनिट दूरी तय कर रहा है? 7 यूनिट। तो कितना अधिक दूरी तय कर रहा है? तो यहां से आप बोलिएगा कि 2 यूनिट अधिक दूरी तय कर रहा है, और 2 यूनिट अधिक दूरी कर रहा है, और सवाल में बोला गया है 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितने किलोमीटर के बराबर? 20 किलोमीटर। तो बोला है वास्तव में तय की गई दूरी। अब ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उसका वास्तविक चाल था ना, और वो चाल बढ़ा के नया चाल कितना कर लिया? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वास्तविक चाल 10 था, नया चाल 14 था। वहां से वास्तविक चाल और नया चाल का अनुपात 5:7। तो वास्तविक दूरी और नई दूरी का अनुपात कितना हो गया? 5:7 ही होगा। तो वास्तविक दूरी कितनी उसके द्वारा तय की गई जाएगी? 5 यूनिट की। तो वास्तविक दूरी अगर निकालना है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 गुना में 5 बटे में 2, 2 से काटिएगा 10, 10 गुना 5 कितना हो गया? 50। तो व्यक्ति वास्तव में 50 किलोमीटर चलता। लेकिन अगर वो चाल बढ़ा दिया, अगर यहां से आपसे पूछा गया कि व्यक्ति द्वारा तय की गई नई दूरी बताइए, अगर चाल जब वो बढ़ाया है तब कितना दूरी, तब आप किसका वैल्यू निकालते? नई चाल का वैल्यू, सॉरी नई दूरी का वैल्यू 7 यूनिट का वैल्यू निकालते, और 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकालते तो आता 10 गुना 7 यानी 70 किलोमीटर। यानी वास्तव में वो चलता 50 किलोमीटर लेकिन चला 70 किलोमीटर। तो देखिए 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। तो आपको वास्तविक चाल पूछा गया सवाल में, वास्तव में वो कितना चला है? तो वास्तव में वो चला है 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दिया गया है x + 1/x = 15। तो 5x/5x² - 11x/5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है 5x / 5x² - 11x। अच्छा, इसको हम यहीं से लिखते हैं थोड़ा। अगर हम इसके ऐसे लिखे 5x² + 5 - 11x, तो कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। बस हम इसको -5x को पहले, सॉरी +5 को पहले लिख लिए, -11x को बाद में लिख लिए। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह सबका समान है। अब यहाँ देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ हम क्या कर सकते हैं? ऊपर में 5x है, अगर हम इन दोनों में, इस दोनों में 5x कॉमन ले ले, तो 5x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/x - 11x। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ कि देखिए 5x² है और +5 है। इसमें हम कॉमन ले लिए किसका? 5x का कॉमन ले लिए। तो यहाँ 5x² है, x एक बाहर आ गया, 5 एक बाहर आ गया, तो 5 का 5, यहाँ 1 बचा, और x²। अब देखिए बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है, अगर आपको समस्या हो रहा है समझने में, तो 5x² + 5 में से हम कॉमन लिए हैं 5x का, तो दोनों जगह 5x से आप भाग कर दीजिए और देखिए क्या बचता है। दोनों जगह अगर आप 5x से भाग कर देने के बाद बचेगा, यहाँ से देखिए 5 से 5 कैंसिल, x से 1 x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, नीचे में बचा x, ऊपर में क्या है? 1/1 है। तो यहाँ से जब 5x आप कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेने का मतलब भाग दे रहे हैं आप दोनों में, तो 5x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? x + 1/x। तो 5x इस दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x + 1/x - 11x। अब यहां से देखिए, इस दोनों में अगर हम, इस दोनों में, इसमें और 11x में x अगर कॉमन ले ले, क्या ले ले कॉमन? x। तो x अगर कॉमन आप लीजिएगा
तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार लिख लिया जाए। ये हो जाएगा 5x, और x अगर बाहर आप निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 1/x, अब माइनस में 11, क्योंकि दोनों से x बाहर निकालिए, x से x कैंसिल। x प्लस 1/x का वैल्यू देखिए 15 दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ x प्लस 1/x के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 15। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा 5, नीचे में बचा है 5 गुना x प्लस 1/x का वैल्यू 15 और माइनस में 11। तो ये हो जाएगा 5 बटे 15 पचे 75, 75 में से 11 घटाएगा तो क्या होगा 64। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 5/64। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है भाई ये गलत लिख दिया है, यहाँ आपका होगा 5/64। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5/64। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 156 है और एक्स माइनस वाई बराबर 12 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। देखिए जैसे आपको एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 12, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, और एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहां से अगर x माइनस वाई का वैल्यू देखें तो कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 156 माइनस क्या है 2xy, माइनस 2xy को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2xy, और 12 का स्क्वायर को उधर ले जाइए तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 इस तरफ आएगा तो 156 माइनस 144 हो जाएगा। तो 2xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2xy का वैल्यू हो गया 156 में से 144 घटाइए तो ये हो गया 2, और 5 में से 4 गया 1, 12। तो xy यहाँ से क्या हो जाएगा, xy बराबर 2 को इस तरफ लाइएगा 12/2 यानी 6। तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। एलजेब्रा में देखिए सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, जैसे आप सवाल देखिएगा तुरंत क्लिक कर जाएगा कि करना क्या है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 कॉस एक्स, देखिए यहाँ थोड़ा करेक्शन है, 3 कॉस एक्स नहीं होगा, ये होगा √3 कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर है √3 कॉस एक्स। तो आपको बोला गया है कि कॉट एक्स का मान ज्ञात करें। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √3 कॉस एक्स है, ठीक है। अगर हम इस कॉस एक्स को इस तरफ लेकर आ गए तो इधर बचेगा साइन एक्स बराबर √3 कॉस एक्स, अब माइनस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहां से अगर आप कॉस एक्स कॉमन ले ले तो बचा क्या, यहां बचा √3, और इधर क्या बचेगा -1, √3 माइनस कितना बचेगा 1। तो इधर साइन एक्स है, अगर इस cos x को हम इधर लेके आ जाए तो ये cos x तो यहाँ इंटू के फॉर्म में है, गुना में है, इस तरफ आएगा तो कहाँ आ जाएगा नीचे भाग में। तो इसको क्या लिखेगा, साइन x डिवाइडेड बाय cos x बराबर क्या हो गया √3 -1, और नीचे में अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। साइन x बाय cos x, साइन x बाय cos x इक्वल टू tan x, तो ये हमारा tan x का वैल्यू है। हमें निकालना है cot x। अगर tan x पूछा जाता तो यही आंसर होता, लेकिन पूछा गया है cot x। cot x होता है cos x बाय sin x, cos x बाय sin x।
तो cos x को ऊपर देखिए, cos जो जिसके सामने लिखा हुआ वही उसका वैल्यू होगा। cos के सामने 1 है तो cos का वैल्यू 1, साइन के सामने है √3 - 1 तो √3/1, यही आपका आंसर होगा। इसका ऑप्शन ना गलत दिया हुआ है, यह सारा ऑप्शन गलत है। आंसर आपका क्या होगा 1/√3 - 1, cot x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 - 1। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण दिया हुआ, प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री है, ये डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितना है। देखिए समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री दिया हुआ, पूछा गया कि उसमें कितनी भुजाएं होंगे। तो समबाहुभुज जो होता है, समबाहुभुज में समबाहुभुज का जो समबाहुभुज इसके बहिष्कोण का योग, जो टोटल बाहर का कोण होता है उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। समबाहुभुज के बहिष्कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर टोटल समबाहुभुज के सारे बाहर के कोण को हम जोड़ दे तो कितना होगा 360 डिग्री, और उसमें एक कोण 72 डिग्री दिया है, तो उसकी भुजा अगर निकालनी है तो क्या करेंगे 360 डिग्री कुल कोण के योग में एक कोण से भाग दे दीजिए 72 से, 72 से अगर काटिए तो 5 बार में कट जाएगा। तो समबाहुभुज की भुजा कितनी हो जाएगी 5 भुजा होगी। ऑप्शन नंबर सी। समबाहुभुज का बहिष्कोण का योग मतलब बाहर जितना भी कोण बन रहा है वो कितना, उसका योग होता है 360 डिग्री। एक कोण दिया हुआ 72 डिग्री, तो टोटल 360 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5, यानी 5 भुजा होगा तो 5 कोण बनेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 21 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या को आप 21 गुना कर दिए, तो पूछा गया वृत्त की जो परिधि है पिछली परिधि से कितनी गुनी होगी। तो देखिए मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या कितनी है r है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है r है, तो परिधि क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 2πr। परिधि वृत्त की क्या होती है 2πr। अब बोला है त्रिज्या 21 गुनी, तो नई त्रिज्या जो है ना, न्यू त्रिज्या कितना मान लेते हैं 21 गुना r, 21r बोला है। तो नया परिधि जो होगा वो कितना होगा, नया परिधि होगा 2π इंटू r के जगह क्या लिखिएगा 21r इंटू 21r। अगर हम 21 यहाँ कॉमन ले ले तो 21 बाहर अगर कर ले तो ये कितना हो जाएगा 21 गुना 2πr। तो अब ध्यान दीजिए कि पुराना परिधि कितना था 2πr था, नया परिधि कितना हो गया 21 गुना 2πr। 21 गुना 2πr का मतलब पुराने परिधि से 21 गुना हो गया। तो अगर आप वृत्त की त्रिज्या को 21 गुना कर दिए तो परिधि भी कितना हो जाएगा 21 गुना हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि आप त्रिज्या को जितना गुना कर रहे हैं ना, परिधि भी उतने ही गुने हो जाएगी। अगर त्रिज्या को आप 10 गुना कर दिए तो परिधि भी कितने गुनी होगी 10 गुने। तो यहाँ त्रिज्या को 21 गुना अगर किए हैं तो परिधि भी कितने गुनी हो जाएगी 21 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका है। अगला सवाल देखिए, 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करें। अधिकतम क्षेत्रफल पूछा है, 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान। इस बात का मतलब क्या हुआ 100 मीटर का कोई रस्सी है, उससे एक आयताकार मैदान को आप घेरे हुए हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक आयताकार मैदान है, तो ये जो आप देख रहे हैं मान लीजिए ये ए है, बी, यहाँ सी और ये डी, ये टोटल मैदान है। तो 100 मीटर रस्सी से अगर घेरिएगा तो कुछ ऐसे ही घेरिएगा, और 100 मीटर रस्सी से अगर मैदान को घेरे हुए है तो ये 100 मीटर क्या हो गया 100 मीटर इस मैदान का परिमाप हो गया। परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो अगर आप रस्सी से घेरिएगा तो चारों भुजा को ही ना घेरिएगा, तो चारों भुजा को घेरिएगा, वो 100 मीटर दिया हुआ है, यानी 100 मीटर जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ आयत का परिमाप। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना दिया हुआ 100 मीटर। ठीक,
आपको बोला है अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी आयत का अगर आप अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अधिकतम क्षेत्रफल जब बोला जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जितने इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई बराबर क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, तभी अधिकतम क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई को अगर बराबर कर दे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी के जगह भी एल लिख लेते हैं, क्योंकि एल इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू एल लिखेंगे, इक्वल टू 100। तो एल प्लस एल 2l, 2l गुना 2 यानी 4l हो गया, 4l बराबर 100। तो यहाँ से l अगर निकालिएगा तो 100/4 यानी 25 मीटर। l मतलब लंबाई, तो लंबाई कितना हो गया 25 मीटर। तो चौड़ाई कितना होगा, लंबाई और चौड़ाई आप बराबर माने हैं, चौड़ाई बराबर भी हो जाएगा 25 मीटर। तो एक आयत आ गया जिसकी लंबाई भी 25 मीटर है और चौड़ाई भी 25 मीटर है। अब यहाँ कंफ्यूजन एक ये होता है कि सर अगर लंबाई भी 25 मीटर और चौड़ाई भी 25 मीटर तो ये वर्ग हो गया। बिल्कुल, आप वर्ग भी बोल सकते हैं, और प्रत्येक वर्ग अपने आप में एक आयत भी होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर, और प्रत्येक वर्ग का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो प्रत्येक वर्ग अपने आप में एक आयत भी होता है, उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ आयत बोला गया है। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है 25, 25 गुना 25 कीजिएगा 625 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आप बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। यही इसका अधिकतम क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन हो गया हमारा डिस्कस। मिलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।